हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी हिंदी का सिलेबस। तो ये डिटेल सिलेबस आपका हिंदी का रहने वाला है, जो कि आपका एग्जाम में 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपका रहने वाला है हिंदी भाषा में आपके हिंदी भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास और कार्यालयी भाषा आपकी, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की बोलियाँ जैसे कि हमारी कौन कौन सी हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, नेपाली, ये सब हमारी बोलियां हैं। सेकेंड आपका इसमें टॉपिक जो है वो है लिपि एवं वर्णमाला। तो वर्णमाला में भी आपका कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, ये कहाँ से ली गई है, इसका विकास कैसे हुआ, ये सब इसमें आएगा। देखो देवनागरी लिपि हमारी है ना, तो देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषा। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो फ्रेम होगा इस तरीके से कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से आप सब पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि का गुण दोष क्या है, या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि वहाँ पे देवनागरी भाषा के विकास का क्रम आपको दे दिया जाएगा, और जो लिपि है यहाँ पे स्वर और व्यंजन आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, भारतीय भाषाएं भी बहुत सारी जो हैं, जो हिंदी के अलावा भी ऐसी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में हमारी लिखी जाती हैं। थर्ड आपका है हिंदी वर्तनी, स्पेलिंग, विश्लेषण, शुद्ध, अशुद्ध और विराम चिन्ह और हिंदी अंक। यानी कि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, आपकी स्पेलिंग पूछी जाएगी हिंदी में, यानी कि आपके जैसे मान लो कि उज्ज्वल हो गया, प्रज्वलित हो गया और श्रृंगार हो गया। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, जो कि आपकी वर्तनी की दृष्टि से आपको देखना होता है, उनका विश्लेषण करना होता है। फिर शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी यहाँ पर एक, जैसे आपको मान लो कि 4 शब्द दे दिए और उसको अलग अलग तरीके से आपको लिख दिया, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हिंदी अंक, जैसे कि आपको एक को हिंदी में कैसे लिखा जाता है या अलग अलग टाइप से, तो ये क्वेश्चन बनेगा। स्वर और व्यंजन हिंदी अंक, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। फोर्थ आपका है शब्द रचना, जिसमें कि आपका वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक, ये सब आपका शब्द रचना के अंतर्गत आता है। देखो वर्ण में आपका क्या आएगा, आपको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। ठीक है, अगर हम इसको लिखित में बोलें तो वर्ण है, और अगर हम मौखिक की बात करें तो ध्वनि है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अक्षर, जिसके आपका अ हो गया, क हो गया, तो ये सब आपके अक्षर में आएंगे। फिर आपका शब्द आता है, उसके बाद आपका वाक्य आता है, उपवाक्य आता है, ये सब आपके, फिर उसके बाद आपका पूरा अनुच्छेद आएगा। तो इस टाइप से ये इसका विकास होगा। उपसर्ग आपको पता है कि उपसर्ग आगे से लगते हैं, जैसे असफलता में आपका अ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और उसी तरीके से प्रत्यय आपका है वो शब्द के पीछे लगता है, जैसे कि असफलता में ता जो है वो प्रत्यय शब्द है। ठीक है, संज्ञा आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को आपकी संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा के भी प्रकार होते हैं अलग अलग। और उसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो हमारी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि मैं, तुम, आप, वे। ठीक है, और विशेषण जो उसकी विशेषता को बताता है। और क्रिया विशेषण आपको पता है, क्रिया भी आपको पता होगी कि 2 प्रकार की होती है। और लिंग, वचन आपका आएगा, यहाँ पे पुरुष आएगा, काल आएगा, कारक भी आपको पता होंगे। तो ये सब आपका यहाँ पे फोर्थ आपका टॉपिक है। फिफ्थ टॉपिक की हम बात करेंगे तो इसमें शब्द भंडार आता है, जिसमें कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत शब्द। तो ये शब्द भंडार में जो भी हमारे इंक्लूड किए गए हैं ना, ये सब आपके हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा शब्द किस भाषा से आया। इसके अंदर वो भाषाएं भी आती हैं जैसे भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए और प्रचलित हुए शब्द। जैसे मान लो कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर बनते हैं, या कुछ शब्द अरबी फारसी भाषा के होते हैं। तो अलग अलग भाषाओं से हिंदी भाषा में जो भी शब्द आए हैं, ये फिफ्थ टॉपिक में आपका आएगा। इसके बाद है एकार्थी, यानी कि एक शब्द के जो अलग अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी कहलाएगा। फिर आपका विपरीतार्थी, यानी कि विलोम शब्द हो गए। जैसे आपका मान लो कि आकाश और पृथ्वी हो गया, तो ये एक दूसरे के विलोम हो गए। इसी तरीके से अलग अलग दिन रात, तो ये सब विलोम शब्द। और पर्यायवाची, जैसे सूर्य के अलग अलग पर्यायवाची होते हैं, तो उसको और क्या क्या किस किस नामों से जाना जाता है। तो ये मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये सब डिटेल पता है, उनको केवल सिलेबस देखना है। तो ये जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिक्स तो आपका टॉपिक है संधि। संधि में भी आपकी अलग अलग प्रकार की संधि आती है। तो स्वर संधि आती है, फिर स्वर संधि के भेद आते हैं,
और व्यंजन संधि आपकी आती है। तो 6th टॉपिक है। ये सारे टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी के आपके जितने भी टॉपिक है वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि टू द टॉपिक रहना है। 7th आपका है वाक्य परिचय। वाक्य परिचय में क्या होता है कि वाक्य की परिभाषा क्या है और वाक्य के प्रकार क्या हैं, वाक्य की शुद्धि कैसे होगी, या अशुद्ध वाक्य है तो उसमें से आपको शुद्ध बनाना है। ये सब आपका 7th है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनका परिचय और इनका वाक्य प्रयोग। जैसे कि आपको मान लो कि अलंकार के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि अलंकार के प्रकार कौन से हैं, या अलंकार के प्रकार के अंदर से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एक आपको एक लाइन दे दी जाएगी और उसमें से पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा आपका अलंकार है और अलंकार का अर्थ क्या होता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। और अलंकार के प्रकार आ सकते हैं इस प्रकार से। और मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या भिन्नता होती है, दोनों में अंतर कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। और आगे भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो उससे आपका बन जाता है। ठीक है, 9th टॉपिक आपका है पत्र लेखन, जिसमें कि आपका आता है टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। तो इसमें पत्राचार आता है कुल मिला के। अगर 9th टॉपिक की हम बात करेंगे पत्र लेखन की, तो इसमें आपका पत्राचार व्यवस्था आती है। इसमें आपके जैसे और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे परिपत्र वगैरह आता है। तो नॉर्मल इसमें रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो जैसे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। टिप्पण के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, प्रारूपण के अंदर भी हैं और विज्ञप्ति के अंदर भी है। तो विज्ञप्ति आपको पता है। सरकारी एवं अर्ध सरकार के अलावा भी आपके औपचारिक अनौपचारिक ये सब इसी में इंक्लूड है, अलग से नहीं है। 10th आपका है जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग। तो जनसंचार का मतलब ये है कि हम लोगों तक पहुंचने का, यानी कि अपनी बात को लोगों तक रखने का हमारे पास क्या क्या माध्यम है, क्या क्या मीडियम है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो अभी जैसे मान लो कि हमारे पास करंट में जो ज़्यादा चलन में है आपका सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया में भी अलग अलग टाइप से आते हैं। ईमेल हो गया, आपका मैसेंजर हो गया। तो अलग अलग तरीके से आपके जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, है ना। तो ये सब आपके क्या हैं, संचार के साधन हैं। और समाचार पत्र इसमें दिया भी है, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी। और टीवी में भी आपका स्पेशली दूरदर्शन इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो 11th आपका है हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट। तो हिंदी कंप्यूटिंग में भी आपका कुछ क्वेश्चन इससे बन जाता है कि हिंदी में किस प्रकार से कंप्यूटर रहता है और उसके फॉन्ट, यानी कि हिंदी का फॉन्ट आपको पता है कि कुर्तीदेव फॉन्ट एक आता है, मंगल आता है। तो ऐसे बहुत सारे फॉन्ट आपके आते हैं टाइपिंग के बारे में। और पेज लेआउट, तो ये सब आपका इसमें दिया हुआ है आपके 11th टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा 12th टॉपिक जो रहने वाला है वो है हमारा आपका पद्य से। ठीक है, हिंदी साहित्य से ये यहाँ पर आ गया है। तो हिंदी साहित्य में भी इन्होंने कवि मेंशन कर रखे हैं कि कौन कौन से आपके रचनाकार हैं, कवि हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इन्होंने सीधे मेंशन किया होगा कि हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो साहित्य से रिलेटेड भी, यानी कि हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, आपके अलग अलग जो काल आते हैं, रीति काल, रीति छायावाद, ये सब युग इसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य एवं NCERT की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार इन्होंने ये डिसाइड किया है। तो ये सब जितने भी कवि यहाँ पे दिए हैं ऑलमोस्ट आपके पढ़े हुए हैं 12th तक। पद्य में बात करें तो हमारे कबीर हैं, सूर हैं, यानी कि सूरदास, तुलसी। और कबीर और सूरदास के आपके इनकी रचनाएं आपको याद करनी है, इनका जन्म, परिचय और इनके प्रमुख जो संग्रह हैं और इनके बारे में आपको टोटली मतलब याद करना है, पढ़ना है, समझना है। उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे। सूरदास के बाद आपका है तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद और निराला। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी। जैसे देखो यहाँ पे जैसे तुलसीदास और सूरदास, तो बहुत सारे, जैसे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अष्टचाप के जहाज में कौन सा है, किसे अष्टचाप का जहाज कहा जाता है, और अष्टप्रधान कौन कौन से हैं। और अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे मान लो कि सुमित्रानंदन पंत का उपनाम क्या है, जयशंकर प्रसाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या माखनलाल चतुर्वेदी को जो उपाधि दी गई है, दूसरा उनका एक उपनाम दिया है, वो किसने रखा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। और इनकी रचनाएं, खासकर इनकी वे रचनाएं जो उत्तराखंड के संदर्भ में हैं, या उन कवियों से, उन रचनाकारों से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है जो कि उत्तराखंड से संबंधित है या उन्होंने उत्तराखंड के बारे में लिखा है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट यहाँ पे 13वां टॉपिक है
गद्य से संबंधित। इसमें आपके आते हैं राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेमचंद्र यहाँ पे होते हैं। महादेवी वर्मा भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। लगभग सारे इंपोर्टेंट हैं। शिवानी और पीताम्बर दत्त बर्थवाल आपको पता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हरिशंकर परसाई और शैलेश मटियानी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोहर श्याम जोशी आपको याद ही होगा, और मन्नू भंडारी, शेखर जोशी। तो ये सारे आपके उत्तराखंड का ये सिलेबस है जो कि आपका यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, और लगभग आपके जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी में आते हैं तो यहीं से फ्रेम होते हैं। आप चाहे व्याकरण की बात करें, आप चाहे साहित्य की बात करें, या आप भाषा की बात करें, ठीक है।